नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। और मैं गिरिराज सर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग। और प्लांट ब्रीडिंग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई सा भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर का, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है हेट्रोसिस से। तो किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है हेट्रोसिस से, कितने प्रकार की होती है, और हमारा जो एग्ज़ाम है SDO REO, इस एग्ज़ाम में किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, तो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम कि हेट्रोसिस होती क्या है, संकरोज होता क्या है। हेट्रोसिस की डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में 90% तो यही पूछा जाता है हेट्रोसिस क्या है, संकरोज क्या है। तो दोस्तों हेट्रोसिस क्या होती है कि जो F1 हाइब्रिड होता है, सपोज ये दो जो पेरेंट है A और B, ठीक है, ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, इन दोनों के बीच हमने क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद हमको F1 हाइब्रिड मिला। क्या मिला? F1 हाइब्रिड मिला। इस F1 का अपने पेरेंट से सुपीरियर होना, इस F1 का अपने पेरेंट से मीन्स अपने जनकों से क्या होना, अच्छा होना, क्या कहलाता है? हेट्रोसिस कहलाता है। F1 का सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट, ओवर इट्स पेरेंट। इसका मतलब कि F1 हाइब्रिड का अपने जनकों से अच्छा होना क्या कहलाता है? संकरोज कहलाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? F1 का अपने पेरेंट मतलब जनकों से अच्छा होना, क्या कहना? अच्छा होना हेट्रोसिस कहलाता है या संकरोज कहलाता है। सुपीरियर होना हेट्रोसिस कहलाता है। सुपीरियर बड़े आपको याद रखना है कि सुपीरियर होना क्या कहलाता है? हेट्रोसिस कहलाता है। क्लियर? अब देखो दोस्तों, एग्जाम में एक क्वेश्चन हो रहा था कि हेट्रोसिस शब्द किसने दिया, हेट्रोसिस टर्म किसके द्वारा दी गई है। तो बात करते हैं हम, हेट्रोसिस शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है? सन वैज्ञानिक है, इन्होंने 1914 में हेट्रोसिस शब्द दिए, टर्म दिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हेट्रोसिस शब्द किसने दिया है, तो सल नाम के वैज्ञानिक ने दिया 1914 में। दोस्तों हम हेट्रोसिस को हाइब्रिड बिगर भी बोला सकते हैं। हेट्रोसिस शब्द को क्या होता है? हाइब्रिड बिगर भी कहते हैं, याद रखना, हाइब्रिड बिगर भी कहते हैं हेट्रोसिस को। चलो एक कंसेप्ट है, एक शब्द होता है लग्जरियंस। क्या होता है? लग्जरियंस शब्द और हेट्रोसिस दोनों, लग्जरियंस, ये जो लग्जरियंस शब्द है दोस्तों, ये हेट्रोसिस के समान होता है, इसको हम सूडो हेट्रोसिस कहते हैं। लग्जरियंस शब्द को क्या बोला जाता है? आवासी हेट्रोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवासी संकरोज इसे हम कहते हैं, संकरोज इसे हम कहते हैं, सूडो हेट्रोसिस इसे कहते हैं, सूडो हेट्रोसिस इसे हम कहते हैं। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, हेट्रोसिस और लग्जरियंस में अंतर क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जो F1 हाइब्रिड है अपने पेरेंट से क्या होगा? अच्छा होगा, सुपीरियर होगा। किन कैरेक्टर में? तो आंसर है उत्पादन में, ठीक है, अडप्टेशन में, ग्रोथ में, जनरल जो वृद्धि हो उसमें, इन सभी कैरेक्टर में अगर अच्छा होता है F1 हाइब्रिड, अगर अपने पेरेंट से उत्पादन ज़्यादा निकले, ठीक है, अपने पेरेंट से उसका अनुकूलन अच्छा हो, उसकी वृद्धि अच्छी हो, तो उसको कहते हैं हेट्रोसिस। अगर सिर्फ और सिर्फ वृद्धि अकेली अच्छी होती है, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ग्रोथ अकेली अच्छी हो, F1 हाइब्रिड की सिर्फ क्या हो, ग्रोथ अकेली अच्छी हो, ईल्ड और अडेप्टेशन पेरेंट से अच्छे ना हो, ईल्ड और अडेप्टेशन क्या हो, पेरेंट से अच्छे ना हो, मीन्स उत्पादन और अनुकूलता पेरेंट से अच्छी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि अच्छी है, कायिक वृद्धि जो होती है, तो उसको कहते हैं लग्जरियंस। ठीक है, देखो लग्जरियंस में F1 जो होता है अपने पेरेंट से सिर्फ वृद्धि में, ग्रोथ में क्या होता है? अच्छा होता है, उत्पादन और अडेप्टेशन में अच्छा नहीं होता। लेकिन हेट्रोसिस में उत्पादन में, अडेप्टेशन में, वृद्धि में, सभी में क्या होता है? सुपीरियर होता है, अच्छा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोसिस कहते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और किस तरह से हेट्रोसिस जो है F1 पीढ़ी के साथ अगली पीढ़ी में आएगी क्या? बताओ आप, F2 पीढ़ी में रहेगी क्या, F3 में रहेगी क्या? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि हेट्रोसिस जो है किस पीढ़ी के साथ जुड़ी होती है, F1, F2, F3। तो आगे देखते हैं हम क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स है
हेटेरोसिस से क्या क्या क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। देखो दोस्तों 90% तो क्या पूछा जाएगा, हेटेरोसिस की परिभाषा पूछी जाती है, बहुत ही सरल है। और हेटेरोसिस शब्द किसने दिया ये पूछा जाता है, और कब दिया ये भी, ईयर भी आपको याद रखना है, ईयर भी एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद हेटेरोसिस के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, संकर ओज के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों हेटेरोसिस जो होती है याद रखना, कन्फाइंड टू F1 जनरेशन। हमेशा हेटेरोसिस किस पीढ़ी के साथ जुड़ी होगी, F1 जनरेशन के। हेटेरोसिस जो होती है वो हमेशा किस पीढ़ी के साथ जुड़ी होती है, F1 पीढ़ी के साथ जुड़ी होती है। F2 F3 आगे की जो पीढ़ियाँ होती है, जनरेशन होती है, वहाँ पर हेटेरोसिस कम हो जाती है। उसका कारण होता है रिकॉम्बिनेशन और सेग्रीगेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है हेटेरोसिस हमेशा F1 पीढ़ी के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ, F1 पीढ़ी के साथ जुड़ी होती है, के साथ। ठीक है, दूसरा हेटेरोसिस आपको स्पेसिंग कंबाइनिंग एबिलिटी में ज़्यादा मिलेगी या फिर जनरल कंबाइनिंग, ऐसा क्वेश्चन आता है कि हेटेरोसिस स्पेसिंग कंबाइनिंग एबिलिटी के साथ जुड़ी होती है या फिर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के साथ जुड़ी होती है। तो आपको याद रखना है कि हेटेरोसिस स्पेसिंग कंबाइनिंग एबिलिटी के साथ जुड़ी होती है, स्पेसिंग कंबाइनिंग एबिलिटी के साथ जुड़ी होती है। मतलब विशिष्ट संयोजन क्षमता जो होती है, विशिष्ट संयोजन क्षमता, दो प्रकार की एबिलिटी होती है, एक जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी होती है और एक स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी होती है जो पेरेंट्स की होती है। तो आपको याद रखना है हेटेरोसिस हमेशा किससे जुड़ी होती है, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के साथ जुड़ी होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के एसडीओ के एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ एसडीओ के एग्जाम में वहाँ पर पूछा गया था, हेटेरोसिस जो है किस डोमिनेंस वेरिएंस के साथ जुड़ी होती है, सॉरी वेरिएंस किस वेरिएंस के साथ जुड़ी होती है। अलग अलग प्रकार के वेरिएंस होते हैं, ऐसे एडिटिव वेरिएंस, डोमिनेंस वेरिएंस, एपिस्टेटिस वेरिएंस। तो आपको याद रखना है कि हेटेरोसिस जो होती है, संकरोध जो है हेटेरोसिस, हमको हमेशा याद रखना है किसके साथ, डोमिनेंस वेरिएंस के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ, डोमिनेंस वेरिएंस के साथ जुड़ा होता है। हमको दूसरे राज्यों के पेपर जो होते हैं उनको देखते रहना चाहिए कि पड़ोसी राज्य में एसडीओ का एग्जाम हुआ तो वहाँ किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि एमपी की जो व्यापम है, छत्तीसगढ़ व्यापम के क्वेश्चन ले लेता है, उठा लेता है। तो मैं आपको बताऊँ वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हेटेरोसिस किसके साथ, डोमिनेंस वेरिएंस के साथ जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, हेटेरोसिस किस प्रकार की फसलों में ज़्यादा होती है, सेल्फ पोलिनेटेड में ज़्यादा होती है, क्रॉस में ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हेटेरोसिस जो होती है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में ज़्यादा होती है। हेटेरोसिस किस में ज़्यादा होती है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में ज़्यादा होती है। हेटेरोसिस ज़्यादा किस में होगी, तो आंसर है पर परागित फसलों में ज़्यादा होती है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में ज़्यादा होती है। उसका कारण क्या है कि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में हेटेरोजाइगोसिटी ज़्यादा होती है। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में हेटेरोजाइगोसिटी क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में क्या ज़्यादा होती है, हेटेरोजाइगोसिटी ज़्यादा होती है। और जो हेटेरोजाइगोसिटी किसके साथ जुड़ी होती है, डोमिनेंस वेरिएंस। किसके साथ जुड़ी होता है, डोमिनेंस वेरिएंस के साथ जुड़ा होता है, याद रखना। तो हेटेरोसिस मैंने आपको बताया हमेशा किससे, डोमिनेंस वेरिएंस से। तो हेटेरोजाइगोसिटी या विषम युग्मजता के कारण डोमिनेंस वेरिएंस बढ़ता है। विषम युग्मजता के कारण डोमिनेंस वेरिएंस बढ़ता है, जिसके कारण हेटेरोसिस भी बढ़ती है। तो सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में ज़्यादा हेटेरोसिस किसमें होती है, तो आंसर है क्रॉस पोलिनेटेड पर परागित फसलों में हेटेरोसिस क्या होती है, ज़्यादा होती है। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेटेरोसिस से। अब हमको याद रखना है और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हेटेरोसिस को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई, ठीक है, उनके वैज्ञानिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है। हेटेरोसिस को समझाने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज एग्जाम में पूछी जाती है। एक होती है दोस्तों डोमिनेंस हाइपोथेसिस। हेटेरोसिस को समझाने के लिए डोमिनेंस हाइपोथेसिस एग्जाम में दी गई है, मतलब पूछी जाती है। तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस क्या है, हेटेरोसिस को समझाने के लिए डोमिनेंस हाइपोथेसिस, हम बात करते हैं डोमिनेंस हाइपोथेसिस। हेटेरोसिस को समझाने के लिए कौन सी हाइपोथेसिस, डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ये किसने दी, आपसे वैज्ञानिक पूछेंगे हेटेरोसिस को समझाने के लिए, तो डेवनपोर्ट ने। क्या बताना आपको, डेवनपोर्ट वैज्ञानिक ने दी है 1908 में, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखो मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन आएगा इस तरह से, आपको 4 क्रॉस दे देंगे,
स्मॉल डी इंटू स्मॉल ए। ठीक है, ये दो पेरेंट है, एक पेरेंट ये है और एक पेरेंट ये है। तो दोस्तों देखो, इस पेरेंट में यहाँ पर डोमिनेंट जीन की संख्या कितनी, 2 है। यहाँ पर ये भी प्रभावी जीन है और ये भी प्रभावी जीन है। इसके बाद यहाँ पर ये प्रभावी जीन है, यहाँ पर ये प्रभावी, मतलब यहाँ पर प्रभावी जीन की संख्या 2 है, यहाँ पर प्रभावी जीन की संख्या 2 है। अगर इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। जो हाइब्रिड बनेगा F1 जो हाइब्रिड बनेगा उसमें डोमिनेंट जीन की संख्या कितनी है, 4। अरे उसमें डोमिनेंट जीन की संख्या कितनी है, 4 है। 1 2 3 4। तो ये 4 डोमिनेंट संख्या है, तो मतलब हेटेरोसिस इसमें ज़्यादा होगी F1 के अंदर। तो याद रखना, हेटेरोसिस हमेशा किसके समानुपाती होती है, डोमिनेंट जीन की संख्या के। हेटेरोसिस हमेशा किसके समानुपाती होती है, डोमिनेंट जीन संख्या के। डोमिनेंट जीन जो होती है उनकी संख्या के सीधे समानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा डोमिनेंट जीन होंगी उतनी ज़्यादा हेटेरोसिस क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एग्जाम में आपसे इस तरह के क्रॉस देंगे तो आपको क्या करना है, आपसे पूछेंगे किसमें हेटेरोसिस ज़्यादा होगी या किसमें नहीं होगी। तो हमको याद रखना है, अगर जिसमें डोमिनेंट जीन नहीं है तो उसमें हेटेरोसिस नहीं होगी। जिसमें जितनी ज़्यादा डोमिनेंट जीन की संख्या है, जिसमें जितनी ज़्यादा प्रभावी जीन की संख्या होती है उसमें हेटेरोसिस उतनी ज़्यादा होती है। ठीक, क्लियर है। इसके बाद दूसरी थ्योरी किसने दी थी, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। उसका सिर्फ नाम अकेला याद रखना है आपको, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस है। डोमिनेंस हाइपोथेसिस है। दूसरी हाइपोथेसिस है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ठीक, अब ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस ईस्ट एंड सल दोनों ने अलग अलग दी थी, याद रखना। दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी थी, इंडिपेंडेंटली वर्क करके ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस दी थी। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस। इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हेटेरोसिस कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों हेटेरोसिस अलग अलग प्रकार की है, देखते हैं कितने प्रकार की है, क्या क्या है। अगर आप ये याद नहीं रखोगे चल जाएगा, लेकिन हेटेरोसिस के प्रकार आपको याद रखना है हमेशा। हेटेरोसिस के प्रकार कौन कौन से प्रकार की होती है हेटेरोसिस, देखो। तो पहला जो प्रकार होता है हेटेरोसिस का वो होता है एवरेज हेटेरोसिस। हेटेरोसिस का पहला प्रकार क्या है दोस्तों, एवरेज हेटेरोसिस। हेटेरोसिस अलग अलग प्रकार की होती है। तो पहला कौन सा प्रकार है, एवरेज हेटेरोसिस होता है, औसत हेटेरोसिस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कि हम हेटेरोसिस का जो एस्टिमेशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो अलग अलग बेसिस पर करते हैं या फिर टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस, सीधा सीधा कि एवरेज हेटेरोसिस क्या होती है। आपसे एग्जाम में पूछा गया कि एवरेज हेटेरोसिस क्या होती है। तो देखो बहुत ही सरल है, F1 माइनस MP अपॉन MP इंटू 100, ये होती है एवरेज हेटेरोसिस। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो देखो मैंने आपको बताया कि दो क्रॉस यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, A इंटू B, दो पेरेंट के बीच क्रॉस कराया और F1 बन गया। ठीक है, दो पेरेंट के। तो मान के चलते हैं ये पेरेंट जो है इसका उत्पादन 10 कुंटल पर हेक्टेयर निकलता है और बी का उत्पादन 12 कुंटल पर हेक्टेयर निकलता है। ये जो उनकी उत्पादन हो गया, ए पेरेंट का 10 कुंटल निकलता है, बी पेरेंट का 12 कुंटल निकलता है। ठीक है, अब इन दोनों का औसत निकाला जाए। इन दोनों का औसत कितना आएगा, 10 प्लस 12 तो कितना होगा, 22 अपॉन 2 11। औसत कितना है, 11। ठीक है, अगर F1 का उत्पादन 12 हो, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा हो, 12 हो 13 हो, मीन्स F1 का जो उत्पादन है, यील्ड है, इन दोनों पेरेंट के एवरेज से अगर ज़्यादा है, अगर F1 का उत्पादन क्या है, इनके दोनों पेरेंट्स के किससे, मीन वैल्यू से या फिर औसत से अगर ज़्यादा है, F1 है, इसका उत्पादन, इस F1 संकर का उत्पादन इन दोनों पेरेंट के मीन वैल्यू ये 11 है, मीन्स औसत वैल्यू क्या है, 11 है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम एवरेज हेटेरोसिस कहते हैं। मीन्स एवरेज, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन द हेटेरोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द मिड पेरेंट। एग्जाम में तो ये डेफिनेशन आएगी, व्हेन द हेटेरोसिस is estimated over the
मिड पेरेंट, मिड पेरेंट या फिर कहने का मतलब मीन वैल्यू, मीन वैल्यू या फिर औसत वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है, अगर हम हेटेरोसिस का मूल्यांकन किसके आधार पर करें, दोनों पेरेंट के जो औसत क्या होती है वैल्यू आती है उसके आधार पर करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे एवरेज हेटेरोसिस कहते हैं। मतलब हम दोनों पेरेंट का औसत लें, कितना उत्पादन निकल रहा है, अगर उस उत्पादन से औसत से अगर F1 का उत्पादन ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, एवरेज हेटेरोसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा जो टाइप होता है हेटेरोबिल्टियोसिस, दूसरा जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, हेटेरोबिल्टियोसिस। ठीक है, दूसरा जो टाइप है उसकी बात करते हैं हम, हेटेरोबिल्टियोसिस, हेटेरोबिल्टियोसिस। ठीक है, अब दोस्तों हेटेरोबिल्टियोसिस क्या होता है समझो। मैंने आपको बोला, ठीक है, कि यहाँ पर दो पेरेंट है, सेम अपन एग्जांपल लेते हैं, दो पेरेंट है A इंटू B। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस हुआ, F1 हाइब्रिड बना, F1 संकर। इसका उत्पादन 10 कुंटल है और इसका 12 कुंटल पर हेक्टेयर। अब आपसे पूछा गया कि दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो बोला सर ये अच्छा, जिसका उत्पादन ज़्यादा है वो अच्छा है, तो अच्छा कौन सा है, B, ये वाला अच्छा है। अगर इस F1 का उत्पादन इस B से अच्छा हो, B को हम क्या बोलेंगे, B को हम बेटर पेरेंट बोलेंगे। अरे B को हम क्या बोलेंगे, बेटर पेरेंट बोलेंगे। B का उत्पादन अच्छा है मीन्स B पेरेंट अच्छा है। किसान अगर दोनों में से खेती करेगा तो किसान किसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, B को, क्योंकि B का उत्पादन ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेटर पेरेंट। अगर इन दोनों का क्रॉस कराने से F1 का जो उत्पादन है, F1 का उत्पादन अगर इस बेटर पेरेंट से, ऐसा जनक जिसके उत्पादन ज़्यादा रहता है उससे ज़्यादा आ जाए, मीन्स 12 से अगर F1 का उत्पादन 13 कुंटल हो, 14 कुंटल हो, मतलब इससे ज़्यादा आ जाए, किससे आ जाए, बेटर पेरेंट से ज़्यादा। F1 का उत्पादन अगर इस बेटर पेरेंट से जो अच्छा वाला जनक है उससे ज़्यादा आता है तो उसे क्या बोला जाता है, हेटेरोबिल्टियोसिस कहते हैं। व्हेन हेटेरोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द बेटर पेरेंट, ओवर द बेटर पेरेंट, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है हेटेरोबिल्टियोसिस। फॉर्मूला होता है F1 BP अपॉन BP इंटू 100, ऐसे ये फॉर्मूला है। जैसे उसका नहीं था MP अपॉन यहाँ पर BP, F1 माइनस BP अपॉन BP इंटू 100, BP का मतलब बेटर पेरेंट। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हेटेरोबिल्टियोसिस क्या है, जब हेटेरोसिस का मूल्यांकन हम बेटर पेरेंट के बेसिस पर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम हेटेरोबिल्टियोसिस कहते हैं, ओवर द बेटर पेरेंट। अब तीसरा होता है दोस्तों यूजफुल हेटेरोसिस। अब बात करते हैं हम यूजफुल हेटेरोसिस क्या है। ठीक, तीसरे नंबर का जो हेटेरोसिस का टाइप है वो है यूजफुल हेटेरोसिस क्या होती है। यूजफुल हेटेरोसिस, यूजफुल हेटेरोसिस, तो दोस्तों यूजफुल हेटेरोसिस क्या होता है, देखो F1 माइनस CC अपॉन CC इंटू 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब C का मतलब यहाँ पर है, CC का मतलब है कॉमर्शियल चेक वैरायटी, कॉमर्शियल चेक वैरायटी। ठीक है, कॉमर्शियल चेक वैरायटी। अब देखो दोस्तों क्या है, हमने दो पेरेंट के बीच क्रॉस कराया, A इंटू B, और F1 हाइब्रिड बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस F1 का उत्पादन, इस F1 का उत्पादन को किससे कंपेयर करेंगे, इसका जो उत्पादन निकलेगा, यील्ड जो निकलेगी, उसको किससे कंपैरिजन करेंगे, वहाँ पर किसानों के द्वारा पहले से कौन सी वैरायटी लगाई जा रही है, कॉमर्शियल चेक वैरायटी। ठीक है, सपोज किसान एक वैरायटी लगा रहे हैं जिसका उत्पादन अच्छा खासा निकल रहा है, 15 कुंटल पर हेक्टेयर निकल रहा है। ठीक है, इनका 10 ही था, 10 कुंटल, इसका 12 कुंटल था। ठीक है, हमको F1 को इनसे कंपेयर नहीं करना, पेरेंट से कंपेयर नहीं करना, किससे कंपेयर, कि किसान अभी प्रेजेंट में कौन सी वैरायटी लगा रहा है, वैरायटी है ना, हाइब्रिड नहीं, कौन सी देसी जो भी वैरायटी है, कॉमर्शियल वैरायटी कौन सी लगा रहा है, उससे हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अगर हमारा F1 हाइब्रिड है, अगर इस कॉमर्शियल वैरायटी से उत्पादन ज़्यादा दे रहा है, अगर F1 हाइब्रिड हमारा ये अगर 16 कुंटल उत्पादन आ जाए इसका, ठीक है, तो हम किसानों को क्या बोलेंगे कि भाई इस वैरायटी को छोड़ो आओ। ठीक है, इस वैरायटी को छोड़ो, अब आपको ये लगाओ,
क्योंकि इससे ज़्यादा उत्पादन इसका आ रहा है। ये बोलेंगे ना किसानों को, क्या बोला जाएगा कि आप इस वैरायटी की छोड़िए, इसका उत्पादन 15 है, इसका उत्पादन 16 कुंटल है, ठीक है, आपको ये लगाओ। तो हम जब कॉमर्शियल चेक वैरायटी मीन्स जो किसान जिस वैरायटी को लगा रहे हैं उससे अगर हम F1 का कंपैरिजन करते हैं, अभी हम पेरेंट से कंपैरिजन नहीं करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे, कॉमर्शियल चेक वैरायटी से, तो इसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूजफुल हेटेरोसिस, या इसको हम इकोनॉमिक हेटेरोसिस भी कहते हैं। दोस्तों ये पेपर में आता है, इकोनॉमिक हेटेरोसिस, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक हेटेरोसिस। हम कभी किसी किसान को अगर हम क्या सजेशन करेंगे कि आपको ये बीज क्या लगाना चाहिए, किसान को हम सजेस्ट करेंगे कि आपको ये वाला वैरायटी अपनाना चाहिए, ये वाली वैरायटी आपको लगाना चाहिए, तो हम वैरायटी बोलेंगे तो पूछेगा क्यों लगाना चाहिए, जब मैं ये वैरायटी लगा रहा हूँ इसका उत्पादन अच्छा निकल रहा है। अगर आप जो वैरायटी कह रहे हो, अगर उस वैरायटी का उत्पादन जो मैं वैरायटी लगा रहा हूँ उससे अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, तो किसान बोलेगा हाँ तो मैं लगा लूँगा। अगर उत्पादन कम है तो बोलेगा क्यों, मेरी वैरायटी अच्छी है। बात समझ में आ रही है। तो अगर F1 का उत्पादन इस कॉमर्शियल चेक वैरायटी से अगर ज़्यादा है तो उसको क्या बोला जाता है, उसे हम यूजफुल हेटेरोसिस या इसको हम इकोनॉमिक हेटेरोसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और होता है स्टैंडर्ड हेटेरोसिस, एक चौथा टाइप और होता है स्टैंडर्ड हेटेरोसिस। ये वैरायटी की बात चल रही थी यहाँ पर। जैसे सपोज किसी कंपनी का पहले से एक हाइब्रिड चल रहा है, किसान उस हाइब्रिड को लगा रहे हैं, ठीक है, मक्का का कोई हाइब्रिड है, किसान उसको पहले से लगाते चल रहे हैं। मान लेते हैं हम सिंजेंटा कंपनी का कोई हाइब्रिड है मक्का का जो किसान अभी लगा रहे हैं, ठीक है, उसका उत्पादन अच्छा निकल रहा है, ठीक है। लेकिन एक और कंपनी आई, वो बोलती है कि जो मेरा हाइब्रिड है, हमारा जो हाइब्रिड है जो आप लगा रहे हो सिंजेंटा कंपनी का उससे ज़्यादा है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि किसान अभी सिंजेंटा कंपनी का, ठीक है, आप सभी जानते हैं सिंजेंटा कंपनी को, इसका मक्का का हाइब्रिड है, ठीक है, मक्का का कोई हाइब्रिड है, जैसे 6432 ऐसे कुछ सीरीज आती है इसके अंदर, ठीक है। ये एक मक्का का हाइब्रिड है जिसका उत्पादन मान लेते हैं हम कि 30 कुंटल पर हेक्टेयर निकलता है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंपनी वाला कहते हैं, जैसे सपोज बायर, ठीक है, बायर कंपनी कहती है कि मैंने मक्का का हाइब्रिड बनाया है, ठीक है, मैंने मक्का का हाइब्रिड बनाया जिसका उत्पादन 35 कुंटल आ रहा है। दोनों हाइब्रिड हैं, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, दोनों क्या है, हाइब्रिड। जब एक हाइब्रिड का कंपैरिजन किसी दूसरे हाइब्रिड से कराया जाए, ठीक है, जब एक हाइब्रिड का कंपैरिजन दूसरे हाइब्रिड से कराए जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। मीन्स F1 का कंपैरिजन किससे हुआ, स्टैंडर्ड हाइब्रिड से, ठीक है। जो पहले से अगर इस F1 का जो हाइब्रिड हमने बनाया है ना, A/B का जो F1 है जो बायर का बना है, अगर इसका कंपैरिजन पहले से जो हाइब्रिड चला आ रहा है, किसान जिसका उपयोग कर रहे हैं, अगर उससे कंपैरिजन करें, ठीक है, इस हाइब्रिड का किससे कंपैरिजन करना है आपको, पहले से जो हाइब्रिड वैरायटी लगाई जा रही है किसान के द्वारा उससे। अगर हम किसान को बोलेंगे भाई ये वाला अच्छा है जिसका उत्पादन ज़्यादा है, जो पहले से तुम लगा रहे थे उसका उत्पादन कम है, आप इसको लगाइए, तो क्या स्टैंडर्ड हेटेरोसिस कहलाता है। समझ में आ रहा है कि जब हम हेटेरोसिस का मूल्यांकन किसके बेसिस पर करते हैं या किसके आधार पर करते हैं, स्टैंडर्ड कॉमर्शियल हाइब्रिड से। मीन्स इफ F1 का कंपैरिजन किससे करेंगे, स्टैंडर्ड हाइब्रिड वैरायटी से करेंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड हेटेरोसिस बोला जाएगा। तो ये एग्जाम में इस तरह से हेटेरोसिस से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। आगे बात करते हैं हम। अगर आपको प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े टफ लगते हैं, क्योंकि देखो मैन जो अपना एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस हर स्टूडेंट को आता है, 90% स्टूडेंट को इजी लगते हैं, आता भी है, वो पढ़ता आ रहा है, BSc, MSc, PhD करके आया है तो एग्रोनॉमी। लेकिन उसको जो टफ लगते हैं वो ब्रीडिंग, ठीक है दोस्तों, इसके बाद जेनेटिक्स, इसके बाद सेल बायोलॉजी वाला एक टॉपिक थोड़ा सा, सेल डिवीजन, इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक, प्लांट फिजियोलॉजी के बाद सीड टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी। ये जो थोड़ा टफ लगते हैं थोड़े, है ना, ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा कठिन लगते हैं। आप इनकी चिंता मत करिए। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, अभ्यास एग्री एकेडमी पे जुड़ के पढ़ते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपका तो गलत नहीं होगा, और एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आएगा, गारंटी है, ठीक है। कैसा भी पेपर आए, जो अपन पढ़ेंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
आप मेरे से पढ़ने के बाद SR कंतवा की बुक सोल्व करके देख लें। SR कंतवा आप सभी जानते हैं दोस्त, ये थोड़ा लेवल वाली बुक होती है, आसानी से सोल्व नहीं होती है। हमारे नोट्स पढ़ने के बाद, आप मेरे से पढ़ने के बाद इस बुक को सोल्व करने दें, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ऐसा नहीं लगेगा आपको बोले ये नया क्वेश्चन, आपको लगेगा ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप एक बार प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स एक बार पढ़ के देखें। तो हमारे यहाँ REO एसिडियो की जो क्लासेस हैं, REO एसिडियो की जो क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो लाइव क्लासेस साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे पुराने, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी फ्री में, CSET प्लस एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF के अंदर, हिंदी इंग्लिश दोनों, जैसा मटेरियल आप चाहते हैं। हिंदी में तो प्लांट ब्रीडिंग हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश में तो आपको प्लांट ब्रीडिंग इंग्लिश में मिलेगी, जैसा मटेरियल आप चाहते हैं जिस लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद फीस सबसे कम है, 2,500 रुपये एग्रीकल्चर प्लस टेस्ट सीरीज की, सिर्फ 2,500 रुपये, और आपका सिलेबस 3 महीने में पूरा हो जाएगा। अभी हमारी जो क्लासेस है वो 7 to 9 PM चल रही है, 7 to 9 PM चल रही है। कुछ दिन में मॉर्निंग में भी 8 से लेकर 10 PM चालू हो जाएगी, मॉर्निंग में 8 से लेकर 10 PM भी चालू हो जाएगी। तो हम 4 घंटे एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, जिससे हमारा सिलेबस आराम से 3 महीने में पूरा हो जाएगा, एसिडियो और REO का। ठीक है, एसिडियो का कुछ सिलेबस थोड़ा अलग है, उसको हम अलग पढ़ेंगे। REO के बाद REO वाले बैच में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे उसको, क्योंकि जो अलग है, बायोकेमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, वो सब नहीं आएगा, उसको हम एसिडियो के लिए अलग से पढ़ेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9131387204। आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए डेमो ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।